हे एवरीवन, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम का सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है 4। तो अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंधता का सिद्धांत, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग का सिद्धांत। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी इज़ करेक्ट आंसर, कि सारे जो सिद्धांत है ये दिए गए थे माध्यमिक शिक्षा आयोग में पाठ्यक्रम के सिद्धांत के रूप में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो ऐसा कौन से आयोग ने कहा था? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोठारी आयोग ने ये बात कही थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है अभिव्यक्ति हेतु, समन्वय हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। तो इसका जो आंसर है वो है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो दल शिक्षण का सबसे प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है सी, अमेरिका में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था हमारा ये? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पर कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई। तो कहाँ पे की गई थी? NCERT नई दिल्ली में। आप लोग मुझे NCERT की फुल फॉर्म प्लीज़ अगर कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है यहाँ पे, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है वो सिद्धांत कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा किसका? नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, जब हम विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटते हैं और फिर शिक्षण करते हैं तो ये सिद्धांत कौन सा कहलाता है? तो नियोजन का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। NCERT जोर देती है, NCERT जोर किस पर देती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है वो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है छात्र केंद्रित शिक्षण, योग्य शिक्षक होना चाहिए और दृश्य सेवी सामग्री का उपयोग से आना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 9 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है। तो लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम, मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बाल केंद्रितता का होना चाहिए और क्रियाशीलता, उसके अंदर बच्चा कुछ ना कुछ काम कर रहा हो। तो जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है वो है, जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा, जब बच्चा पहली बार नक्शे से पढ़ता है तो सर्वप्रथम नक्शा प्रोजेक्ट से ऊपर होना चाहिए, सतह पर पड़ा होना चाहिए, पेपर मशीन पर बना होना चाहिए और लास्ट है विश्व का होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा होता है। तो अगर जब बच्चा पहली बार नक्शा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब जो नक्शा है हमारा वो क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि 11 वाला पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक के गुणों को वर्गीकृत किया गया है कि जो अध्यापक के गुण हैं वो कितने प्रकार के होने चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, अध्यापक का विशेष गुण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अध्यापक का विशेष गुण होना चाहिए और इसको तो आप रट लो, ये बहुत बार पूछा जाता है, इवन इंटरव्यू में भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो सहनशीलता अध्यापक का सबसे विशेष गुण बताया गया है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हो, उसको कितना भी ज्ञान हो, कितना अच्छा व्यवहार हो, लेकिन अगर वो सहनशील नहीं है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही विशेष गुण है। हमें तो डाइट में बिल्कुल ऐसे रटवा दिया गया था ये, क्योंकि देखो हम सहनशील नहीं है, मतलब बच्चे हैं और शोर भी करते हैं क्लास में, और मतलब हर तरीके से वो एक क्वेश्चन 10 बार पूछेंगे, 12 बार पूछेंगे, 15 बार पूछेंगे। तो हमारे अंदर इतनी सहनशीलता होना ज़रूरी है। हमें ज्ञान हो और हम सहनशील नहीं है, बच्चा दोबारा पूछने आ रहा है, हम उसको डांट फटकार के भगा देंगे, तो वो फिर एक अच्छा गुण नहीं है। तो इसलिए सहनशीलता अध्यापक का सबसे विशेष गुण माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है। तो अध्यापक की क्या भूमिका है? शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, प्रभावी मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए हैं? तो ये सबको याद ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ए, हार्बर्ट ने दिए हैं। और वो कौन कौन से पद है ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। और प्लीज़ जितने भी मैं क्वेश्चंस बीच में पूछ रही हूँ कि कमेंट कीजिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, थोड़ा कनेक्टिविटी फील होती है। ठीक है,
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है किंडरगार्टन। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पहली बार यूज़ कर रही हूँ। मेरे पिछले फ़ोन में बहुत इजीली मुझे अच्छे से रिकॉर्डिंग करनी आती थी, बट ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मे भी बीच बीच में कहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेना। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका होती है। तो इसका जो आंसर है वो होती है एक पथ प्रदर्शक की, ठीक है, किसकी होती है, पथ प्रदर्शक की, एक फैसिलिटेटर की। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, ठीक है, जो एकेडमिक हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है, तो वो किस धारा के अंदर हमारा है जो वो निर्धारित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, ठीक है, धारा 24। खेल पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो खेल पद्धति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, हेनरी कॉर्डवेल कुक, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 खेल पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नई है। ये नई वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं आपको, ठीक है, इन्होंने नहीं पूछा है। तो डाल्टन, व्याख्यान, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन, ठीक है। तो जो इसका मतलब ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि व्याख्यान पद्धति खेल उस पे पद्धति पर आधारित नहीं है, क्योंकि व्याख्यान में तो खेल का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का समय है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, 5 से 10 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है साहचर्य विधि का आविष्कार किया। तो साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था, ये किया था मौर्य मॉन्टेसरी ने, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे। तो ये कौन थे, सबको पता ही है कौन थे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, किलपैट्रिक, ठीक है। जो प्रोजेक्ट मेथड है आपका वो किलपैट्रिक जी ने दिया था। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया। तो इन्होंने ये पूछा कि प्रोजेक्ट विधि का निर्माता किलपैट्रिक था, लेकिन इसको सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले किसने उपयोग किया। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया। तो ये कब बनाया गया था हमारा, ये बनाया गया था हमारा 2005 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना आधार पर बनती है। तो किस आधार पर भारत में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बनती है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, मॉरिसन प्रणाली, रूसो प्रणाली या फिर डीवी प्रणाली। तो इसका जो आंसर है वो है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठ्यपुस्तक, कंप्यूटर, चार्ट या श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसका आंसर है वो है डी, ठीक है। इसमें वो सारे इंक्लूड इसी के अंदर आ जाएंगे, दृश्य, श्रव्य। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 शिक्षण पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है, वार्षिक योजना, दैनिक पाठ्य योजना, प्रतिमान या फिर इकाई योजना। तो 27 का आंसर है इकाई योजना, ठीक है। शिक्षण पढ़ाते समय सबसे पहले जो टॉप पे आता है वो है दैनिक योजना, दैनिक पाठ्य योजना तो बाद में आती है, सबसे पहले इकाई योजना बनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये आप लोग गलत कर सकते हो, दैनिक पाठ्य योजना कर दोगे, बट यहाँ पर शिक्षक, क्योंकि जब भी आप टीचर हो तो सबसे पहले आप लोग इकाई योजना बनाते हैं, देन उसके बाद हमारी ये पाठ्य योजना बनती है, ठीक है। शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पे, शिक्षण में पढ़ाते समय तो इकाई योजना बनती है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर जो आंसर है वो है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग। सोपान है, ये किसके सोपान हैं, तो ठीक है, ये किसके चरण हैं। तो इसका जो आंसर है ये है हर्बर्ट, ठीक है। हर्बर्ट की जो पंचपदीय अभी हमने प्रणाली की बात की थी उनकी, तो ये उसके क्या है, सोपान है, ये क्या है उसके सोपान है, चरण है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग। तो ये 5 हो गए, ठीक है। तो अभी आप आंसर जिन्होंने कर दिया ठीक है,
तो बाकी आपको आंसर इसका यहीं मिल गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। अगर आप प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण विधि पढ़ा रहे हो तो कौन सी विधि प्रभावशाली है। तो प्राथमिक लेवल पर तो सबको पता ही है, कुछ ऐसा हमें कराना होता है कि बच्चा इंगेज रहे उसके अंदर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग से हमें उसे देखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है, तो योजना विधि तो हम उन्हें क्या ही प्रोजेक्ट देंगे, है ना, छोटे बच्चे होते हैं। व्याख्यान तो बड़े लेवल पे यूज़ होता है। वाद विवाद तो क्या ही बच्चे करेंगे, तो कहानी के माध्यम से हम उन्हें ईजिली चीज़ों को समझा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था। तो इसका जो आंसर है ये है मिस हेलन पार्कस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका सबसे अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कि हमें बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो करना होता है। तो शिक्षा का यही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए गणित शिक्षण। तो NCF के अकॉर्डिंग तो हमें पता ही है, तो ये बाल केंद्रित होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है, यहाँ पर इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 32 का बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाउट है, यहाँ पर मैं भी आपसे एक हेल्प लेना चाहूँगी कि यहाँ पर जो आंसर की में मैंने देखा था कि आंसर की में दिया हुआ था शिक्षण केंद्रित। ठीक है, तो गणित शिक्षण बोला है, तो शिक्षण केंद्रित कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो बाल केंद्रित होना चाहिए, और बाल केंद्रित ही आई थिंक इसका आंसर है। बट फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। अगर किसी को इसका करेक्ट आंसर पता है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बट जहाँ तक मुझे लगता है तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। बट यहाँ जो ये मेरे पास PDF है, इसमें जो आंसर की में दिया हुआ था तो वो बी दिया हुआ था कि शिक्षण केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मुझे ए ही करेक्ट लगा। बट फिर भी अगर किसी को क्लियर है चीज़ तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, तो उनको शिक्षण देने की पद्धति कौन सी है। तो इसका आंसर सबको पता ही है, क्या है, ब्रेल लिपि। क्या है, ब्रेल लिपि। ठीक है, तो ब्रेल लिपि किसके द्वारा मतलब बनाई गई थी, ये अगर किसी को आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है। तो किस चीज़ की बात की गई है, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना होती है। ठीक है, तो ज्ञान स्थायी होता है, वह दिया जाता है, ये नहीं मानते, ये मानते कि ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। ठीक है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर, विद्यार्थी केंद्र से, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा है, भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं। यह प्रश्न है, अगर हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं, तो ये कौन सा प्रश्न होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान परक। ठीक है, कि बच्चे को क्या ज्ञान है, वो बोध, मतलब बच्चा कुछ समझ रहा है उसमें। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है। तो खुली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं निरंतर मूल्यांकन परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी। तो सारे ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पर 37 की बात हो रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, शिक्षक एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के ज्ञान संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, भौतिक संसाधनों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बालक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो NCF बेसिकली जो वो करता है, तो ये आएगा बालकों के संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक हो,
या विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक तो होगा नहीं, उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 38 का ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेना, कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो अच्छे बाह्य परीक्षाओं का आयोजन, रटने को महत्व प्रदान न करना, तो और पुस्तकों को इतर ज्ञान प्रदान करना, प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बी है। ठीक है, क्योंकि देखो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना तो ये तो होगा ही, पुस्तकों से इतर पुस्तकों के बाहर जाकर भी ज्ञान प्रदान, ज्ञान को वास्तविक, लेकिन रटने को महत्व न प्रदान करना। ठीक है, तो आई थिंक ये भी है, इसका ना दिया हुआ ना, अगर रटने को महत्व प्रदान करना होता तो इसका ऑप्शन बी होता, बट अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, इधर यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 39 है, मैंने भी थोड़ा सा गूगल पे सर्च किया है इसको, और मुझे क्योंकि डाउट भी था, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इनके आंसर की चेक की थी पहले सभी की, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट था, तो क्वेश्चन नंबर 39 भी उन्हीं में से एक है। तो रटने को महत्व प्रदान करना, अगर ये होता तो ऑप्शन ये हो जाता, बट ऑप्शन बी होगा कि जो एनसीईआरटी का आधारभूत सिद्धांत, ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ बाह्य जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स है सिर्फ वो अच्छे हम आयोजन करवाएं, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, रटने को महत्व प्रदान ना करना, बिल्कुल ये लोग प्रदान नहीं करते रटने को, पुस्तकों से इतर पुस्तकों के बाहर जाकर भी ये ज्ञान और वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो ये सब है हमारा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों को गणित के प्रति रुचि प्रदान करना, बच्चों में तार्किक, तो ये तार्किक चिंतन, तो जो कि मेन हमारा जो मोटिव होता है। ठीक है, तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 41, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। तो ये आता है मध्यस्थ चर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, देखो स्वतंत्र और आश्रित चर क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। स्वतंत्र चर में टीचर आता है, मैं स्वतंत्र हूँ। ठीक है, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है। आश्रित चर, बच्चा आता है आश्रित चर में, क्योंकि बच्चा डिपेंड है टीचर के ऊपर। मध्यस्थ चर, अब जो मध्यस्थ है वो कौन है? पाठ्यक्रम। ठीक है, वो दोनों के बीच की कड़ी है। तो ये समझ आ गया। अगर स्वतंत्र पूछे तो मान लो यहाँ पे टीचर होता कि शिक्षक निम्नलिखित में से कौन से चर में आएगा, तो वो आएगा स्वतंत्र चर में। और यहाँ पर अगर बच्चा होता तो वो किस में आता? आश्रित चर में। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 42 है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। तो किसे सूचीबद्ध किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा है 43, प्रतिभाशाली बच्चे। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकसित कर लेते हैं और मानव के महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अच्छा ही निष्पादन करे ये कुछ कंपलसरी नहीं है। और अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, क्योंकि वो होता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बिना किसी की मदद से अपना काम कर लेते हैं ईजिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 44 वो यहाँ पर है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो जॉन डेवी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 45, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, जो सिंगल पेरेंट होते हैं तो उनको पढ़ाते समय
टीचर को। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना, कि एक ही जैसा हम उसको इन्वायरमेंट दें। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। हमें ये भूल जाना चाहिए कि सिंगल पेरेंट बच्चा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और जो नॉर्मल हम बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं ऐसा उसके साथ करना चाहिए। तीसरा है, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार गलत है, ऐसे बच्चों को कम घर का काम देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 46, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। तो वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम क्या है, सृजनवादी उपागम। ठीक है, कौन सा है, जिसमें क्रिएटिविटी आए बच्चों के अंदर, सृजनवादी उपागम। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, परीक्षा में विद्यार्थियों को से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है कि केवल वस्तुनिष्ठ तो होगा नहीं, समझ व अनुप्रयोग पर आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, स्मृति तो भूल जाओ, रटवाने वाले तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ये समझ और अनुप्रयोग पर आधारित, तो सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा है शिक्षा का अधिकार। ये जो क्वेश्चन नंबर 48 है, बहुत बार पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो इसका आंसर है 45 घंटे। ठीक है, ऑप्शन है इसका बी। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किसके दायित्व को पूरा करना होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन, देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा, विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। तो ये तो देखो एक अलग ही हो गया, छुट्टी भी तो चाहिए होती है। ठीक है, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा। तो ये 1 मिनट रोकते हैं इसको। उसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय, तो ऐसा कुछ नहीं है कि निर्धारित समय कभी कभी आगे पीछे हो ही जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बी है कि हमें उसका संचालन पूरा करना होगा, कि वो अगर चल रहा है, वो रनिंग में है, तो हमें उसको ठीक से रनिंग करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, शिक्षा का अधिकार 2009 शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का आवश्यक अनुपात होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी। ठीक है, क्या है आंसर इसका, बी। इन्होंने बोला है कि जो क्लास प्राइमरी होती है 1st to 5th, वहाँ पर अगर 200 से अधिक बच्चे हैं, अगर 201 बच्चा भी है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो यहाँ पर है कि 40 बच्चों पर एक टीचर होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। अब वो 200 वो 250 बच्चे भी हो सकते हैं, वो 299 बच्चे भी हो सकते हैं, 200 प्लस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 40:1। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है। तो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 52 एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्र एवं प्रौढ़ों के लिए, या सभी नागरिकों के लिए। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और कहीं किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया हो, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक लर्नर हूँ। ठीक है, तो कहीं वैसे मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको एक ऑथेंटिक आंसर बता सकूं, बट फिर भी कहीं कुछ गलती से कुछ मैंने आगे आपको कन्वे कर दिया हो, डिलीवर किया हो, तो प्लीज़ मुझे मेरी मिस्टेक ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।